हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आरपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं और इसी के साथ में ना, इस लेक्चर के साथ में आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर उसके बाद में जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रहेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो अपन कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपका फियर खत्म हो जाएगा, इतना मैं बोल सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ में। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक अनकोटेड लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, जिसमें कि ये बोल रही हैं कि किस तरीके से यूजुअली हम इसको कैरी करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फेयर वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, कॉस्ट, मार्केट वैल्यू या फिर ब्रेकअप वैल्यू। तो आपको बताने है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक अनकोटेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसे हमें कैसे कैरी करना है। तो देखो, हम इसको यहाँ पर अपना कॉस्ट पर लेकर जाते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म वर्सेस करेंट इन्वेस्टमेंट समझते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है, उसमें ये बोलते हैं कि देखो, अगर आपके पास में करेंट इन्वेस्टमेंट को आपको कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू पर लेकर जाना है, और ये आपके पास कैसी होगी, यूजुअली 1 साल तक होती है। ठीक है, करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इसको आप कहाँ पर लेकर जाओगे, आपकी कॉस्ट क्या है या फिर फेयर वैल्यू क्या है, इनको आप कंपेयर करोगे और जिनमें इनमें से जो भी लोअर होगा। अगर बात की जाए आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो ये हम यूजुअली हमारी किस पर लेकर चलते हैं, कॉस्ट पर लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म के लिए। अब ऊपर नीचे यहाँ पर फ्लक्चुएशंस अगर हो भी रही हैं, तो एज सच मेरी शीट को ये कोई भी यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेंगी। अब आती है बात अनकोटेड लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि हमारे पास में अनकोटेड है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका कोई भी रेडिली अवेलेबल मार्केट प्राइस हमारे पास में नहीं होगा। ठीक है, तो जब मेरे पास में कोई भी इसका मार्केट प्राइस अभी अवेलेबल नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो हम यहाँ पर जो फेयर वैल्यू है या जो मार्केट वैल्यू है वो डिटरमिन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। इसीलिए जो कॉस्ट है वही हमारी प्राइमरी और मोस्ट रिलायबल वैल्यू यहाँ पर रहेगी। समझ में आ गया? अच्छा, एक एक्सेप्शन इसमें इंक्लूडेड होता है। एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस थोड़े हायर होते हैं। तो कॉस्ट हमारी स्टैंडर्ड कैरिंग अमाउंट है, लेकिन अगर परमानेंट डिक्लाइन हो गया वैल्यू में, डिमिनिशन हो गया, मान लो यहाँ पर मेरे पास में कोई पर्टिकुलर मेटल था और मेटल जो है उसके में मुझे लग रहा है कि एक परमानेंट वैल्यू डिक्लाइन हो गई, या किसी कंपनी का शेयर था, वो कंपनी ही यहाँ पर बहुत बड़े लॉस में आ गई है और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब इसके शेयर प्राइसेस कभी भी ऊपर उठ पाएंगे, तो एक परमानेंट डिक्लाइन हुआ। तो ऐसे में जो कैरिंग अमाउंट होती है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं जो भी डिक्लाइंड अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर टेम्पररी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो वो हम इग्नोर कर देते हैं। फेयर वैल्यू अगर हम लेकर जाते हैं तो वो आपके पास में यहाँ पर इंड एस 9 के अकॉर्डिंग, इंड एस 109 में आप थोड़ा लेकर जा सकते हैं, या फिर करेंट एसेट्स के लिए एएस 13 में आप इसको नहीं लेकर जा सकते। ओके, तो इंड एस के बारे में हम लास्ट के 5 क्वेश्चंस करेंगे, तब समझते हैं। नेक्स्ट जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारी कैरी की जाएंगी कॉस्ट पर। अगर कोई डिक्लाइन होता है अदर देन टेम्पररी हमारे वैल्यू में, तो कैरिंग अमाउंट हमारी रिकॉग्नाइज करती है उस डिक्लाइन को। नेक्स्ट यहाँ पर अल्फा लिमिटेड ने परचेज करे हैं डिबेंचर्स। बॉन्ड और डिबेंचर्स आपको पता है सिमिलर तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि बीटा लिमिटेड के थे। अब यहाँ पर जो फेस वैल्यू है वो 100 है, और ये हमारे पास में बोल रहे हैं कि जो परचेज किया है वो 105 पर किया है, जिसमें कि इंटरेस्ट भी आपका कम इंटरेस्ट है, तो मतलब इंक्लूडेड है। जो परचेज डेट है वो 1 मार्च है, और जो ड्यू डेट इंटरेस्ट की है वो 30 जून और 31 दिसंबर होगी। इंटरेस्ट रेट 12% दे रखा है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम क्या रिकॉर्ड करेंगे हमारे बुक्स में, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार अच्छे से हम लोग। अब देखो, हमारे पास में यहाँ पर 1000 डिबेंचर्स इन्होंने बोले हैं। 1000 डिबेंचर्स इंटू 105 पर इसको हमने खरीदा, तो ये 1,05,000 रुपीज हो गए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो इंटरेस्ट है वो हमारी फेस वैल्यू पर कैलकुलेट की जाती है डिबेंचर्स के फॉर एक्सपायर्ड पीरियड, जहां पर लास्ट इंटरेस्ट रेट हमारा 31 दिसंबर होगा। परचेज हमने करा 1 मार्च को। ठीक है, टाइम पीरियड हमारे पास जनवरी का, फरवरी का, 2 महीने का कवर होगा। तो जो हमारी फेस वैल्यू थी वो कितनी थी, यहाँ पर 100 रुपीज, राइट।
तो ये हमारे पास में 1 लाख रुपए हो गए, 1000 प्लस 1000 इंटू 100 1 लाख रुपए हो गए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट निकालने के लिए 100,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12। अब ये 12/100 हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया और 2/12 क्या हो गया, जो 2 महीने का इंटरेस्ट रेट हमारा यहाँ पर हमने कवर करा हुआ था हमारी उसमें। जैसे कि हमारे पास में एक तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल गया होगा ऑलरेडी, फिर जनवरी का और फरवरी का क्या है, एक्यूमुलेटेड है, जो कि कब मिलेगा, जून में मिलेगा, राइट। तो जनवरी और फरवरी 2 ऐसे महीने हो गए। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो हमारे पास जो 105 रुपए का प्राइस था वो कैसा था, कम इंटरेस्ट था, राइट। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो हम कैसे निकालने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा कि जो टोटल प्राइस हमने पे करा है वो कितना करा, 1,05,000, ठीक है। अब इसमें से जो हमारी ये वाली अमाउंट थी, ये कितनी आएगी, इसको एक बार कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास में ये यहाँ पर आ जाएगी 2000 आ जाएगी, राइट। तो 2000 रुपीज जो है वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 1,05,000 रुपए पे करे हैं, जिसमें कि हमारे पास में जो टोटल पेमेंट हुई थी उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और अक्रूड इंटरेस्ट दोनों आता है। और यहाँ पर ये जो अक्रूड इंटरेस्ट था वो 2,000 रुपए का था, तो 1,03,000 रुपए का एक्चुअल में मुझे ये इन्वेस्टमेंट पड़ा। क्यों, क्योंकि ये जो 2,000 रुपए हैं ये तो मुझे जून में ऐसे भी रिसीव हो जाएंगे। समझ में आया क्या हुआ, देखो हमने यहाँ पर एक डिबेंचर खरीदा, डिबेंचर एक्चुअल में तो 100 रुपए का था, हमने खरीदा था 105 रुपए का। अब डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है वो 31 दिसंबर और 30 जून को की जाती है। अब 30 दिसंबर में अगर लास्ट इंटरेस्ट पे करा गया होगा तो जनवरी का और फरवरी का जो इंटरेस्ट था वो तो हमें कब मिलेगा, जब जून में हम पेमेंट रिसीव करेंगे, राइट। अब अगर मैं बात करूं, इसे तो हमने कब खरीदा है, इसे हमने मार्च में खरीदा था, तो इसीलिए सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि कितना इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए था जून में और फरवरी में, या एक्यूमुलेट हो गया अक्रूड, जिसे हम कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, राइट। तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना निकलेगा मेरे पास, 100,000 के बॉन्ड थे, फेस वैल्यू पर ही हम इंटरेस्ट लेकर चलते हैं, 12% का इंटरेस्ट था और 2 महीने के लिए था, तो 2 महीने के लिए हम टाइम ड्यूरेशन लेकर चलेंगे, तो ये मेरे पास 2000 रुपीज आ गया, सिंपल है। अब ये जो 2000 रुपीज है, मुझे ये पता है कि ये जो 105 रुपए के मैंने बॉन्ड खरीदे हैं ये टोटल 1000 है, तो 1,05,000 रुपए मैंने खर्च करे। 1,05,000 में से 2000 तो मेरे रिसीव हो जाएंगे, केवल और केवल मुझे 1,03,000 का ही ये डिबेंचर पड़ेगा। तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट यहाँ पर लगाई है वो 1,03,000 रुपए है, ना कि 1,05,000 रुपए। आ गया समझ में कैसे निकाला। तो कम इंटरेस्ट जब मैं बोलती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि जो एक्सपायर्ड पीरियड था जनवरी का और फरवरी का, उसका इंटरेस्ट इसमें ऐड किया गया है। तो हमें अगर ट्रू कैपिटल कॉस्ट निकालनी है तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सक्लूडिंग प्राइस जो है वो केवल कैपिटल कॉस्ट है, तो कम इंटरेस्ट बोला है तो हम इसको लेकर चलेंगे। ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर एक इन्वेस्टमेंट को अक्वायर किया गया था जब शेयर्स को हमने इशू किया या अदर सिक्योरिटीज को, तो जो एक्विजिशन कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की वो कैसे होनी चाहिए। देखो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आपसे बात करता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जिसमें ये बोलते हैं कि जब एक इन्वेस्टमेंट को हमने अक्वायर करा, कैसे, हमने अपने शेयर्स यहाँ पर इशू करे या कोई और सिक्योरिटीज, तो एक्विजिशन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ये होगी आपकी फेयर वैल्यू जो भी आपने यहाँ पर सिक्योरिटीज या शेयर्स को इशू किया है, ठीक है, शेयर्स या सिक्योरिटीज इशूड। अब हमारे पास एक एक्सेप्शन होता है, ये जो स्टैंडर्ड है ये बहुत ही साफ साफ बोलता है कि देखो जो फेयर वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की जो आपने अक्वायर की है वो ज्यादा क्लियरली एविडेंट होती है देन जो हमारे पास में यहाँ पर हमारी एक्विजिशन कॉस्ट थी। एक्विजिशन कॉस्ट हमारी इतनी क्लियर नहीं है जितनी कि फेयर वैल्यू हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट हमने अक्वायर करी है उसकी है। तो ऐसी सिचुएशन में वैल्यू हमें एक्विजिशन कॉस्ट की लेनी होगी। अब जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर एक सिंपली एक्सचेंज है कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने अपने शेयर्स दे दिए और दूसरी इन्वेस्टमेंट खरीद ली या एक्सचेंज कर ली,
तो जो कॉस्ट टू द कंपनी है वो क्या होगी, वो यहाँ पर वही वैल्यू होगी जो इसके शेयर्स इसने गिव अप किए हैं। हाउएवर अगर आप देखेंगे जो वैल्यू यहाँ पर इसने रिसीव की है वो हमारे लिए आसान है अंडरस्टैंड करना कि भाई मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट ले ली। व्हेन यहाँ पर हम कितने के शेयर्स अपने लेकर आ चुके हैं, अगर एक लिस्टेड शेयर है, क्लियर मार्केट प्राइसेस है तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं तो इतना मुश्किल होगा ना समझना कि इनका प्राइस क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी इन्वेस्टमेंट हमने अक्वायर करी वो हमें प्राइस जानना ज्यादा आसान है। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, इसीलिए हम देखेंगे यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए, जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स इशूड की, फेयर वैल्यू है सिक्योरिटीज इशूड की, या फिर जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट अक्वायर्ड की, कैरिंग अमाउंट है शेयर्स इन द बुक ऑफ द इशूअर, या फिर बी और सी जो कि हमारा ज्यादा क्लियरली एविडेंट है। तो जो मैंने अभी आपको समझाया वो क्या समझाया कि या तो फेयर वैल्यू सिक्योरिटीज की होगी या जो इन्वेस्टमेंट हमने अक्वायर करी उसकी मार्केट वैल्यू। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा क्लियरली यहाँ पर समझ आ रही है, ज्यादा इसको हमारे लिए एविडेंट है, राइट। तो इसीलिए हम उसके साथ जाएंगे। तो आपके पास में जो आंसर बनेगा ना वो यहाँ पर ई हो जाएगा, आइदर बी और सी। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा इसमें यहाँ पर आंसर गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं। अब ये बोल रहे हैं एक कंपनी होल्ड्स करंट इन्वेस्टमेंट्स consisting of equity shares in company X and company Y. Cost of X यहाँ पर दे रखी है, फेयर वैल्यू X की दे रखी है, कॉस्ट ऑफ Y दे रखी है, फेयर वैल्यू Y की दे रखी है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आप वैल्यू बताओ करेंट इन्वेस्टमेंट की आपकी बैलेंस शीट में क्या होनी चाहिए। तो बताओ इसका आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, हमारे पास हो रही है करेंट इन्वेस्टमेंट की बात। और करेंट इन्वेस्टमेंट में हमें क्या याद रखना है कि कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू में जो भी लोअर होगा उसको हम लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर कॉस्ट हमारे पास 50,000, 40,000, 30,000, 35,000। तो अब यहाँ पर कंपैरिजन अगर हम करें इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस पर कि एक्स कैसा है और वाई कैसा है, राइट। तो यहाँ पर तो हमें क्या दिख रहा है कि फेयर वैल्यू कम है और यहाँ पर कॉस्ट कम है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाएंगे वो जो लोअर वाली होंगी उनको लेकर चलेंगे। तो 40,000 प्लस 30,000 वाई के लिए, एक्स के लिए 40,000 कम था और वाई के लिए 30,000 कम था, इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 70K आ जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं है कि एकदम से यहाँ पर रन करना है कि अच्छा कॉस्ट दे रखी है इसकी है, ये बड़ा एसेट है, कुछ और मतलब लॉजिक गलत नहीं लगाना है। वैल्यू करेंट इन्वेस्टमेंट में इंडिविजुअल निकाल कर तब लगा लोगे। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट जाते हैं। When reclassifying investment from current से अब हम लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहे हैं तो ट्रांसफर हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पर होगा, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट या हायर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले इन्वेस्टमेंट कैसी थी, कॉस्ट पर थी, अब कैसी है, लॉन्ग टर्म बन रही है। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे यहाँ पर ट्रांसफर में, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे, याद करो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर समझाए थे, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, जितने भी आपके एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं दैट शुड बी इग्नोर्ड, जो भी एंटिसिपेटेड लॉस हैं वो हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करने होते हैं। तो अब करेंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, वॉलेटाइल है, तो अगर हम इनको लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं तो इनकी करेंट वर्थ क्या है वो देखेंगे। अगर फेयर वैल्यू लेस देन कॉस्ट है तो वैल्यू इरोड हो चुकी है, आपको रिकॉग्नाइज करना है लॉस इमीडिएटली। और यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि हाइड कर दोगे इस लॉस को लॉन्ग टर्म दिखाकर, ठीक है। ऐसा भी तो कंपनी कर सकती है ना कि जो करंट इन्वेस्टमेंट थी उससे लॉन्ग टर्म दिखाने के चक्कर में ताकि यहाँ पर अपने लॉस को हाइड कर दे। और अगर फेयर वैल्यू आपकी कॉस्ट से ज्यादा है तो आप प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप इसको कॉस्ट पर लेकर जाओगे ताकि अनरियलाइज्ड गेन्स को आप बुक ना करो। तो जो ट्रांसफर होता है वो किस पर होगा, क्या लोअर है हमारा, कॉस्ट है या फिर फेयर वैल्यू है एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। आ गया समझ में। तो अब हमारे पास में यहाँ पर हमें समझना है कि अगर करेंट से लोअर लॉन्ग में है तो हम इसको लेकर चलेंगे कॉस्ट और फेयर वैल्यू को। अच्छा अगर लॉन्ग टर्म से करेंट में जाते तो हम क्या लेते, तो हम लेते हैं कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट
यहाँ पर हम किसे लेकर चलते हैं, लॉस, यहाँ पर हमारे लोअर ऑफ हमारा कॉस्ट या फिर कैरिंग अमाउंट का। समझ आ गया इसको हमने कैसे किया है यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे रिक्लासिफिकेशन हमें करेंट से लॉन्ग टर्म पर करना है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। एक कंपनी है जो कि रिक्लासिफाई कर रही है अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करेंट इन्वेस्टमेंट में। अब हम लॉन्ग टर्म से करेंट में जा रहे हैं। फेयर वैल्यू उन्होंने बोला 4,50,000 है, राइट। ओरिजिनल वैल्यू जो थी हमारी, बुक वैल्यू जो थी, बुक वैल्यू है यहाँ पर 5,00,000 और हमारे पास में जो यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट है वो 600,000 है, राइट। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हम इसको कौन से उसमें रिकॉर्ड करेंगे वैल्यू पर। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि अगर लॉन्ग टर्म से करेंट की तरफ जाते हैं तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर लोअर क्या है, 500, 600 या 4,50,000। देखो लोअर चाहे फेयर वैल्यू है, बट दिस मस्ट बी इग्नोर्ड। क्यों इग्नोर करना है इसको, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म से करेंट में हमारी कॉस्ट और हमारी कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना होता है। तो इसमें हमारे पास में क्या कम है, हमारी जो बुक वैल्यू है वो कम है, तो हम यहाँ पर बुक वैल्यू के साथ में जाएंगे, तो दैट इज 500,000। आगे समझ में। तो कॉस्ट क्या है हमारी, 600,000 है, लेकिन जो हमारी बुक वैल्यू है वो कितनी है, 500,000। तो हमें हमारी कैरिंग अमाउंट जो कि 500,000 है, बुक वैल्यू है, उसके साथ जाना होगा। तो यहाँ पर हमें करेंट से लॉन्ग टर्म रूल्स के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखोगे। तो करेंट, अब ये समझ में आ गया ना कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। जब हमारे पास में कोई एसेट या लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, तो वो हमारे पास में कैरिंग अमाउंट कहलाती है, जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी। ठीक है, तो कॉस्ट जो है उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट सब आ जाता है। पास्ट ट्रांजेक्शंस ये हमें दिखाती है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर फेयर वैल्यू की, तो फेयर वैल्यू क्या है, जिस प्राइस पर हम किसी एसेट को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, राइट। अगर हमने किसी प्राइस पर इसे बेचा होता तो जो वैल्यू मैं रिसीव करती वो मेरी फेयर वैल्यू कहलाती है, जो कि करेंट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है, और मार्केट प्राइस हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये पूछ रही हैं डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम pre-acquisition profits, that is pre-acquisition dividends, should be credited to profit and loss account or credited to capital reserve, deducted from the cost of investment or added to the cost of investment or treated as dividend equalization reserve। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आंसर होना चाहिए जब डिविडेंड्स हमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से यहाँ पर मिले हैं। सबसे पहले प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब जब किसी इन्वेस्टर ने, मान लो मिस्टर ए है, इन्होंने शेयर्स खरीदे, तो जो इन्होंने प्राइस पे किया होगा शेयर का, लेटस से 110 रुपीज पे करा, तो ये दिखाता है कि कंपनी के जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और सरप्लस अप टू डेट हैं। तो अगर कंपनी एक डिविडेंड यहाँ से डिक्लेयर करती है, तो यहाँ पर वो जो डिविडेंड होगा, वो डिविडेंड कहाँ से आता है, डिविडेंड तो कंपनी अपने प्रॉफिट से देती है। तो पुराना जो यहाँ पर इसने प्रॉफिट अपना एक्यूमुलेट किया होगा वो भी तो इसमें इंक्लूडेड होगा, जैसे हमने अपने इंटरेस्ट में देखा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कंपनी ने डिक्लेयर करा डिविडेंड फ्रॉम प्रॉफिट, बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टर ने जब शेयर खरीदा उससे पहले पहले, तो ये जो पे आउट है, ये रिटर्न ऑफ कैपिटल जो हमारे पास में दिया गया है वही होगा, नॉट अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे देखते हैं कि जो डिविडेंड है वो एक रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि जो परचेज प्राइस था वो हायर था। क्यों हायर था, क्योंकि एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे जो कंपनी अब अपने डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, और मुझे उस प्राइस को ऐड किया गया है मेरे शेयर के वैल्यू में, और उस पर इसको खरीदना होगा। तो क्योंकि जो परचेज प्राइस था वो हायर था, इसीलिए हम इनको वापस रिसीव कर लेंगे। जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट मैंने जो एक्स्ट्रा पे किया है वो मैं रिसीव कर लूंगी वापस, जिसकी वजह से जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाती है। अकाउंटिंग एंट्री कैसे बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ डिविडेंड इनकम या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनना चाहिए,
इसका आंसर आपका हो जाएगा डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा समझ में आया? देखो, एक कंपनी का शेयर लेटर से वैसे तो 100 रुपीज होना चाहिए था, क्योंकि अब यहाँ पर कंपनी ने अपने मान लो कि मई और जून का, अप्रैल मई जून, ठीक है, तो यहाँ पर इतना अभी तक डिविडेंड जो है वो अभी दिया नहीं है। वो कब देने वाली है? वो यहाँ पर ये देने वाली है जुलाई में। एक एग्जाम्पल है, ओके। तो जब जुलाई में देगी, मैंने इसको शेयर को खरीदा लेटर से यहाँ पर आपका मई में, जब मैं मई में खरीदूंगी तो अप्रैल का जो डिविडेंड था या जो प्रॉफिट था उसने कंपनी के शेयर को बढ़ा दिया होगा। लेटस से जो शेयर 100 रुपए में मेरे को मिलना चाहिए था वो 105 रुपए में मिला। अब जब मैं डिविडेंड रिसीव करूंगी तो ये 5 रुपए मेरे डिडक्ट हो जाएंगे। आगे समझ में? तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आर ट्रीटेड एज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट एंड हम इनको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए ने परचेज करे हैं 1000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 1st April. Mr. A purchased 1000 shares of X Limited on 1st April for 1,50,000. On 1st May, X Limited declared a dividend of ₹5 per share for the previous financial year that ended on 31st March. Mr. A received this dividend on 15th May. What is the carrying cost of the investment after this? तो अब आपको बताना है कि भाई कैरिंग कॉस्ट जो होगी वो क्या होगी। सबसे पहले तो 1000 शेयर्स खरीदे गए हैं जो कि यहाँ पर 1,50,000 के रहे, और जो डिविडेंड है, डिविडेंड कितना है यहाँ पर 5 रुपीज पर शेयर है फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब ये डिविडेंड इनको कब मिला? 15th May को मिला, राइट। इन्होंने शेयर कब खरीदे हैं? 1st April को खरीदे हैं। तो अब कैरिंग कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की कितनी होनी चाहिए? तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो होता है वो रिटर्न ऑफ कैपिटल माना जाएगा, तो इसको हम डिडक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स 1000 थे, डिविडेंड यहाँ पर 5 रुपए था, तो 5000 रुपीज का हमें डिविडेंड मिला। अब हमारे पास में यहाँ पर जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 1,50,000 थी, जिसमें से मुझे 5,000 रुपए माइनस करने हैं, तो अमाउंट कितना बैठा? 1,45,000 बैठा। तो जो कैरिंग कॉस्ट होगी इन्वेस्टमेंट की जब डिविडेंड मिल जाएगा उसके बाद में केवल 1,45,000 रहेगी। तो क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो डिविडेंड आपका पीरियड बिफोर परचेज से रिलेटेड होता है वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट होती है और आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस कर देती है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये बोल रहे हैं आपके राइट शेयर से रिलेटेड, that regarding right shares offered to existing shareholders, if the shareholder decides not to subscribe but sells the rights entitlement, the sale proceeds are generally, मैं यहाँ पर क्या थी? राइट शेयर्स, मुझे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, मुझे यहाँ पर दिए गए, मुझे अभी मन नहीं है कि मैं नए शेयर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करूं या कुछ भी करूं, मैंने सब्सक्राइब नहीं करे। ब्रदर, मेरे पास में एक दोस्त था जो कि ये शेयर्स यहाँ पर खरीदना चाहता था, उसको मैंने अपनी जो राइट्स थी वो सेल कर दी। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो सेल प्रोसीड्स हैं ये जनरली कैसे हम इनको अपनी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? AS 13 क्या कहता है? मैंने पढ़ाया था आपको, ये बोलता है कि जो ट्रीटमेंट होगा प्रोसीड्स का, जो सेल ऑफ राइट्स यहाँ पर या रिनंसिएशन हमारी है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे जो ओरिजिनल शेयर्स हैं वो कब अक्वायर किए गए थे। तो अगर राइट एंटाइटलमेंट यहाँ पर हमारी ओपन मार्केट में दी गई है तो प्रोसीड्स हमारे लिए क्या बनेंगी? इनकम बन जाएंगी और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगी, क्योंकि अब हमारे पास में जो राइट है टू बाय न्यू शेयर्स वो जनरेट हो रही है एग्जिस्टिंग होल्डिंग से और हम इसको बेच रहे हैं, तो एक गेन हमें मिल रहा है फ्रॉम द कैपिटल वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर्स। कैसे? यहाँ पर देखो, मेरे पास में शेयर्स थे, ठीक है। अब शेयर्स मैंने क्या करा? शेयर्स मैंने ओपन मार्केट में किसी को भी बेच दिए। तो जब मैंने ओपन मार्केट में किसी को भी बेचे, इसका मतलब मैंने अपनी राइट्स बेची, और ये राइट्स जो हैं हर चीज का पैसा होता है, इन राइट्स का भी कुछ पैसा होगा। ये मुझे क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर मुझे ये कैपिटल वैल्यू जो थी ओरिजिनल शेयर की, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा गेन है।
राइट, शेयर होल्डिंग में यही तो होता है, शेयर्स थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं। तो अगर मैंने ये राइट्स अपनी सेल की हैं, तो मेरे लिए क्या जनरल एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट मेरा डेबिट हो गया, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, और जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि एक इनकम रिसीव कर रही हूं मैं फ्रॉम द सेल ऑफ राइट्स। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे कि जब शेयर्स हमारे परचेज किए जाते हैं कम राइट बेसिस पर, मीनिंग प्राइस हमने पे किया, इसमें हमें वैल्यू ऑफ अपकमिंग राइट्स भी देनी है, और जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो तुरंत से गिर गई, राइट, तो ये हमारे लिए क्या बन जाते हैं? एक्स राइट बन जाते हैं। और अगर हम ऐसे शेयर्स को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, तो जो अमाउंट हमें इनसे रिसीव होगी वो हमारी कैरिंग अमाउंट या जो कॉस्ट थी उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ताकि हम यहाँ पर जो हमारा रिकवरी हुआ है परचेज प्राइस का वो रिफ्लेक्ट कर पाए। समझ में आया कुछ? थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखो यहाँ पर मिस्टर ए ने लेटर से 1000 शेयर्स खरीदे हैं एक्स लिमिटेड के, ठीक है, और जो प्राइस था वो यहाँ पर 100 रुपीज पर शेयर था। तो टोटल इन्होंने यहाँ पर कितने रुपीज इन्वेस्ट करे? 1,00,000 रुपए। अब यहाँ पर जो राइट इशू की बात की जाए तो एक शेयर यहाँ पर इनको मिलता है फॉर 5 शेयर्स हेल्ड। तो मिस्टर ए ने 1000 शेयर खरीदे हैं, 1000 अपॉन 5 आपका कितना हो गया? 200। तो इनके पास में यहाँ पर कितनी राइट्स हैं? 200 राइट्स हो गई। अब अगर यहाँ पर इन्होंने इन राइट्स को बेचा लेटर से 20 रुपीज पर राइट पर, तो जो सेल प्रोसीड्स होगी वो क्या होगी? 200 इंटू 20 दैट इज 4000। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो 4000 रुपए हैं ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। अब एक एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया था उसको समझो। जब यहाँ पर मान लो मिस्टर ए ने ये जो शेयर्स खरीदे हैं कम राइट वाले खरीदे, कम राइट के खरीदे, तो ये इनको 120 रुपए के हुए, और क्योंकि 1000 शेयर्स थे तो 1,20,000 के पड़े, राइट। अब यहाँ पर जब हमने एक्स राइट देखी तो मार्केट प्राइस हमारा 100 हो गया, वैल्यू जो लूज हुई हमारी वो ₹20 पर शेयर लूज हुई, और जो राइट्स हमने सेल की हैं लेटस से वो 20,000 की। तो अब हमारे पास में यहाँ पर मिस्टर ए ने क्या किया था? ओवर पे कर दिया, क्योंकि जो राइट्स एम्बेडेड थी, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या किया है? हमने यहाँ पर जब अपना एक्स राइट के बाद में मार्केट प्राइस हमारा केवल 100 रुपए रह गया, तो हर शेयर पर 20-20 रुपए खोए। 20 रुपए खोने की वजह से 20,000 का हमें टोटल लॉस हुआ। अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मिस्टर ए ने ओवर पे कर दिया था, क्योंकि जो राइट्स उनकी एम्बेडेड थी। अब सेल्स ऑफ राइट्स जो है वो केवल जो मेरी पास्ट कॉस्ट है उसके कुछ पार्ट्स को रिकवर कर पाएगी। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? रिवाइज्ड कैरिंग कॉस्ट कितनी बनेगी? 1,20,000 के शेयर्स खरीदे, 20,000 में केवल राइट्स बिकी हैं, तो यहाँ पर 100,000। तो अब यहाँ पर ये हमारा कहाँ जाता है? ये हमारा बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, कितने रुपीज आया होंगे? 20,000 रुपए, और जो ये अमाउंट है ये आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो। कहाँ नहीं कर रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं क्रेडिट करते हो। तो सेल ऑफ राइट्स आपके लिए इनकम केवल तब बनती हैं जब यहाँ पर आपके पास में शेयर्स जो हैं वो आपको कुछ सेल ऑफ राइट्स में एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं। अगर शेयर्स हमारे कम राइट आए थे और हम रिकवर नहीं कर पाते हैं कॉस्ट को, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो, क्या आंसर रह गया? एक सेकेंड। तो क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कब करते हैं? अगर यहाँ पर कम राइट शेयर खरीदे होते इन्होंने। कैसे शेयर्स खरीदे होते? कम राइट शेयर्स खरीदे होते। ये एक जनरल टॉक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ऐसे ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। हाउ इज द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर? यहाँ पर हमें किस तरीके से जो कॉस्ट है हमारी बोनस शेयर्स की वो हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए इन्वेस्टर के। रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू, no cost is allocated, it only reduces the average cost per share
रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू विद क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व, रिकॉर्डेड एट नॉमिनल कॉस्ट ऑफ ₹1। तो बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो बोनस शेयर्स होते हैं, बोनस शेयर्स हम किसको देते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। जैसे मैंने बोला कि किसी शेयर होल्डर के पास अगर मेरी कंपनी के 25 शेयर्स हैं तो एक बोनस शेयर मिल रहा है ना, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पर हमें 0 कैश पे कर रहा है तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो हमारी नील हो गई। लेकिन बुक्स पर कैसे इम्पैक्ट आएगा, तो जो टोटल वैल्यू हमारी है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वो तो अनचेंज रही, लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर्स थे, नॉमिनल क्वांटिटी कॉलम था, वो तो हमारा बढ़ गया ना। अब पहले कंपनी के लेटर से 100 शेयर्स इशूड थे, अब यहाँ पर कितने रहेंगे, ये हमारे पास में यहाँ पर अभी जो है वो बढ़ जाते हैं। सॉरी थोड़ा मेरा ना खराब हो रखा है। कॉन्सिक्वेंटली हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जो नॉमिनल शेयर्स, देखो पहले अगर 100 शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने, अब यहाँ पर 125 शेयर्स हो गए या 104 शेयर्स हो गए। अगर 25 शेयर्स पर एक बोनस शेयर है तो अब कंपनी ने 104 शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो जो नॉमिनल या क्वांटिटी है वो हमारा बढ़ गया। इसीलिए जो एवरेज कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। पहले 100 शेयर्स अगर 1000 के थे तो अब 104 शेयर्स 1000 के हैं, तो ये कैसे निकालेंगे देखो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, ओरिजिनल प्लस बोनस शेयर्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन भी भूल गई, एक एग्जांपल लेते हैं। मानकर चलो 1000 शेयर्स जो है वो परचेज किए गए 150 रुपीज पर, टोटल कॉस्ट कितनी थी, 1,50,000 थी। अब एवरेज कॉस्ट यहाँ पर 150 पर शेयर है, बोनस इशू किया गया लेटर से 1:1 का, तो कंपनी ने यहाँ पर और 1000 शेयर्स फ्री में दिए, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए, 2000 हो गए। टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,50,000 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट आपकी कितनी थी अपॉन आपके जो टोटल शेयर्स हैं, दैट इज ओरिजिनल प्लस आपके न्यू शेयर्स, तो इनसे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में 75 रुपीज पर शेयर आ जाएगा। आ गया समझ में। अब बताओ यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका आंसर है नो कॉस्ट इज अलोकेटेड, इट ओनली रिड्यूसेस द एवरेज कॉस्ट पर शेयर। ओके नेक्स्ट जाते हैं। व्हेन अ पार्ट ऑफ द होल्डिंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, व्हाई यू शुड रीड द पीडीएफ। अगर आपको यहाँ पर पीडीएफ दी गई है पेड कोर्सेज में या टेस्ट सीरीज में तो वो क्यों दी गई है, सो दैट यू एक्चुअली लर्न दोस कीवर्ड्स। ओके तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कीवर्ड्स वगैरह याद कर लेना, और टेस्ट में भी ना आपको कीवर्ड्स पर ही फोकस करना है। कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे क्लियर कर दूंगी, कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको समझाते जा रही हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कीवर्ड्स में मत फंसना। समझ में आया। चलो, when a part of the holding of an investment is sold, the carrying amount allocated to the sold portion is usually determined on the basis of LIFO, weighted average। यार ऑप्शंस खुद से पढ़ लो, मेरा गला ना फिर से बहुत खराब हो रहा है क्योंकि रेस्ट नहीं मिला है। चलो यहाँ पर हम देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो क्या बोलता है कि जब हमारी होल्डिंग का कोई एक हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर हमने सेल कर दिया, तो जो कैरिंग अमाउंट होती है उस एक हिस्से की वो हमें यहाँ पर डिटरमिन कैसे करनी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग। मान लो हमने यहाँ पर एक सेम कंपनी के सेम क्लास के मतलब इक्विटी शेयर्स ही हमने लिए हैं, ठीक है, और ये हमारे पास में अब क्या है, यहाँ पर हमने इनको सेल किया, तो अब ये थोड़ी पता चल पाएगा कि कौन से शेयर्स हमारे बिके कौन से नहीं, राइट। अलग अलग इंडिविजुअल तो इनको चेक नहीं कर पा सकते हो, तो इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग की कौन से स्पेसिफिक शेयर्स हमने खरीदे थे, हम क्या करते हैं, फीफो लीफो मेथड्स को यूज करते हैं जब हम यहाँ पर एक प्रोपोर्शनेट मिक्स हमारी होल्डिंग का बेच रहे हैं। आज आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे 100 रुपए के, कल उसी कंपनी के आपने दोबारा शेयर्स खरीद लिए 200 रुपए के, ठीक है। जब आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको क्या दिखेगा आपको दिखेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो इसीलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर के साथ में हम जाते हैं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी रही और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो 100 + 200 और जितने हमने शेयर्स खरीदे। समझ में आ गया। एक एग्जांपल से और समझा दूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, अगर न्यूमेरिकल बनकर आया तो 1000 शेयर्स हमारे 100 रुपीज पर हैं, 100,000 परचेज टू की हमने, 100,000 शेयर्स हैं हमारे 150 रुपीज के, 1,50,000। अब जो टोटल शेयर्स बने वो बन गए 2000 शेयर्स, यहाँ पर 2,50,000 रुपए के, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी होगी, 2,50,000
डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हमारे पास 125 शेयर्स हो गए पर 125 रुपीज पर शेयर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। bought 500 shares at 20 rupees on 1st January, bought 200 bonus shares received on 1st February, sold 300 shares at rupees 25 on 1st March। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर प्रॉफिट हमारी सेल पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले ओरिजिनल परचेज कितनी थी, 500 शेयर्स की थी, कितने रुपए में की गई थी, 20 रुपीज में, तो 10,000 रुपए मैंने टोटल लगाए। अब बोनस शेयर्स की बात करें तो जो शेयर्स मुझे मिले हैं वो 200 शेयर्स मिले हैं, जिसमें कि मुझे कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट तो देनी नहीं पड़ी, राइट। तो मेरे पास 200 शेयर्स यहाँ पर आ गए, जिसमें से 0 रुपीज मैंने दिए, तो इन्वेस्टमेंट तो टोटल यही रही। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास 700 हो गए, राइट। अब अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है कि कितना हमारे पास प्रॉफिट होगा, तो टोटल कॉस्ट हम देखेंगे कितना है 10,000, टोटल शेयर्स कितने हैं 700, तो ये हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, आई थिंक 14 समथिंग आ जाएगा ये, ठीक है, जो भी आएगा इसके आगे। अब इसके बाद में 10/7 तो 14.28 हो जाता है। अब इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में आप 300 शेयर्स को 25 रुपए का बेच रहे थे, तो ये कितने के बेचे आपने, 7,500 रुपए के। 300 शेयर्स आपके लिए यहाँ पर 14.28 के रहे होंगे, ठीक है, 14 3 42, यहाँ पर 28 3 आपके 75 कुछ मेरे ख्याल से 42 समथिंग आपका ये आ जाएगा, तो 4,200 समथिंग अमाउंट आएगा। अब क्या करोगे, प्रॉफिट निकालने के लिए इस अमाउंट में से इस अमाउंट को डिडक्ट कर दोगे, तो आंसर आपको मिल जाएगा। आगे समझ में कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपके पास में आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल शेयर्स निकालने हैं, एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ी पर शेयर वो देख ली, फिर कितने शेयर्स बेचे, 300 शेयर्स बेचे, 300 शेयर्स कितने में बेचे जाएंगे आपके तो 300 शेयर्स आपने बेचे हैं यहाँ पर अपने 300 into 25, और एक्चुअली जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था वो था आपका 4286। ओके, तो इसका आप डिफरेंस निकाल लोगे। Which of the following is not a required disclosure under accounting standard 13? जल्दी से एक बार ऑप्शंस पढ़ लो खुद से। चलो देखो क्या होगा इसमें, पॉज कर लिया करो वीडियो को ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 फोकस करता है किसके ऊपर, फाइनेंशियल इंपैक्ट और क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर कोई कंपनी है जिसके पास बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हैं और ये हर एक सिंगल इन्वेस्टी कंपनी जो है उनको हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिस्टिंग जो हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो इम्प्रैक्टिकल होगी, तो हम क्या करेंगे, एग्रीगेट्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो हम यहाँ पर नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो कोटेड इन्वेस्टमेंट है, जो पहला क्वेश्चन किया था कि कोटेड है या अनकोटेड है, और यहाँ पर हमें इससे समझ में आएगा कि कैसी लिक्विडिटी है और क्या वैल्यूएशन की रिलायबिलिटी है, ना कि यहाँ पर हमारे पास में कोई नाम या कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले बोल रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये हमें डिस्क्लोज क्या करना है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे लेकर चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म लेकर चल रहे हैं, करेंट लेकर चल रहे हैं, ठीक है, लोअर ऑफ कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट लेकर चल रहे हैं, या लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू लेकर चल रहे हैं। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कोटेड एंड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट में हम यहाँ पर कोटेड और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट को अलग अलग देख लेते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कितना मार्केटेबल है। ग्रॉस इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर तो हम केवल ये देखेंगे कि कितनी इनकम हमारी जनरेट हुई है इन एसेट से, ठीक है। नेम ऑफ ऑल कंपनीज इन विच शेयर्स आर हेल्ड, ये तो बहुत ही दिक्कत वाली चीज हो जाएगी, अगर बड़े पोर्टफोलियो है 100,000 कितनी कंपनीज होंगी, तो ये हम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये एक रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर नहीं होगा। सिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट ऑफ ओनरशिप, अगर हमारे पास कोई शेयर्स हमने ओन कर रखे हैं लेकिन हम उनको बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि या तो कोई लॉक इन पीरियड है या फिर अभी हम उनसे उतना पैसा निकाल नहीं पाएंगे, जैसे मान लो कोई फॉरेन करेंसी का रिस्ट्रिक्शन लग गया, तो रिस्क हमें डिस्क्लोज करना होता है। आगे समझ में, तो एस 13 हमें डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज, एग्रीगेट अमाउंट, मार्केट वैल्यू, कोटेड इन्वेस्टमेंट की इनकम, ये सारी चीजें बोलती है। लिस्ट ऑफ कंपनीज हमें यहाँ पर इन्वेस्टी कंपनीज की अपनी नहीं दिखानी होती, ठीक है। जबकि ये बोल रहे हैं कि शेड्यूल 3 आपसे बोल सकता है कि डिस्क्लोज कर लो डिटेल्स को, लेकिन ऐसे डिस्क्लोजर्स के अंडर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है।
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, लैंड, बिल्डिंग्स हेल्ड फॉर रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन आर अकाउंटेड फॉर अंडर AS 13 बाय फेयर वैल्यू मॉडल या फिर कॉस्ट मॉडल या फिर आपका रिवैल्यूएशन मॉडल, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं, राइट। ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इनके लिए वैल्यूएशन हमें कैसे करनी होगी, कॉस्ट पर करनी होगी, सिंपल है। अब क्योंकि बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं तो ये डेप्रिशिएबल होंगी, अब क्योंकि डेप्रिशिएबल है तो हमें कॉस्ट को यहाँ पर एडजस्ट करना होगा ओवर द यूज ऑफ इट्स लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको रिपोर्ट कैसे करेंगे, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब डिफरेंस अगर हम इंड AS से देखें तो एक की डिफरेंस मिलता है आपको फ्रॉम द न्यूअर स्टैंडर्ड जो कि हमारा इंड AS का है, ठीक है। अब इंड AS वाला हमें क्या बोलता है, देखो ये बोलता है कि बच्चों सुनो, आपकी जो एंटिटीज हैं आपको चूज करना है कि आप कॉस्ट मॉडल यूज करना चाहते हो या फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना चाहते हो। तो फेयर वैल्यू मॉडल में जो आपके गेन्स और लॉसेस हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है। केवल स्ट्रिक्टली हम यहाँ पर हमारा कॉस्ट मॉडल के साथ नहीं जा रहे। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास में एक अंकल थे जिनका नाम था AS 13। एक यहाँ पर हमारे पास एक यंग पर्सन आए जो बोलते हैं कि अरे ये बूढ़े बूढ़े लोग तो बहुत ही पुरानी बातें कर रहे हैं, जमाने बीत गए, अब हम कुछ नया लाते हैं, एक नई एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो नई एनर्जी हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम सभी इन्वेस्टमेंट्स कवर कर रहे थे, जैसे कि आपकी शेयर्स हो गई, डिबेंचर्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गए। ये कहते हैं नहीं नहीं, हम केवल लैंड और बिल्डिंग जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं उन्हीं को कवर करेंगे। अगर बात की जाए बाबा जी की तो बाबा जी कहते हैं केवल कॉस्ट मॉडल यूज करो, ये कहते हैं नहीं नहीं फेयर वैल्यू मॉडल भी यूज कर सकते हो या फिर कॉस्ट मॉडल, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज करोगे तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको दिखाना होगा आपके यहाँ गेन्स या लॉसेस जो होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कहते हैं कि इसको तो इग्नोर कर दो क्योंकि अनलेस यहाँ पर परमानेंट डिक्लाइन है, अगर डिमिनिशन वाली चीज आ जाती है तो चलो ध्यान रखेंगे वरना इसको इग्नोर कर दो। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए आपका, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट मॉडल जिसमें कि हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, सिंपल। चलो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारी क्लासिफाई की है हमने एज करेंट इफ इट इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर, कितने टाइम के लिए हमको इसको होल्ड करना है, मोर देन 12 मंथ्स, नॉट मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, नॉट मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, एंड इनडेफिनिट पीरियड और अंटिल द मार्केट प्राइस अराइजेस। तो यहाँ पर बताओ आपको क्या आंसर देना चाहिए। देखो ये किसके बारे में बात करें, करेंट टोस्ट में। अब मैंने जब स्टार्टिंग में क्लास ली तुरंत ही आपको क्या बोला था कि हमारे पास में हम वो समय लेते हैं जो कि आपका 12 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट कैन बी अप टू 12 मंथ्स। तो अप टू 12 मंथ्स का मतलब भी वही हो गया कि नॉट मोर देन 12 मंथ्स। अब वो 12 महीने हमसे कब से करने हैं, जब हमने एक्वायर करा था इस एसेट को, ठीक है। तो हमारे पास में किसी भी एसेट को अगर हमें करेंट एसेट बताना है तो इसकी नेचर देखते हैं, इसकी नेचर कैसी है और इसकी इंटेंशन देखते हैं। इंसान भी तो हम ऐसे ही रखते हैं ना अपनी लाइफ में, कुछ होते हैं जो कुछ समय के लिए चलते हैं, कुछ होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे दोस्त होते हैं। तो नेचर नेचर हमारी कैसी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में, हम इसको तुरंत तुरंत यहाँ पर रियलाइज कर सकते हैं, ये हमें अच्छे प्राइस देगा, कोटेड शेयर्स एक्टिव मार्केट। इंटेंट यहाँ पर हम इसको 1 साल से ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहते, तो ये हमारे पास में बन जाता है करेंट इन्वेस्टमेंट। आ गया समझ में। देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में ये याद रखना कि अगर हमें रिक्लासिफिकेशन करनी है एलटी से करेंट की तरफ तो वो कैसे जाएगी आपकी कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट, और करेंट से लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं तो हमारे पास जाती है कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, और बोनस शेयर्स की कॉस्ट हम 0 रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस हमारे पास कैरिंग अमाउंट में एक इन्वेस्टमेंट के और नेट डिस्पोजेबल प्रोसीड्स में ऑन सेल, ये हमें कैसे रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। तो कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, बताओ। देखो AS 13 बोलता है कि जब हम किसी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा कैरिंग अमाउंट में,
ठीक है। कैरिंग अमाउंट कौन सी अमाउंट थी जिसको हम अपनी बुक में दिखा रहे थे। और नेट डिस्पोजेबल प्रोसीड्स, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स कैसे आएंगी, सेलिंग प्राइसेस में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो ये हमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करनी होती है। अब रियलाइज गेन्स और लॉसेस की अगर हम बात करें तो हमारे जो रिवैल्यूएशन गेन्स होते हैं उसमें चीजें डिफरेंट है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे यहाँ इस सिचुएशन में क्या होगा, जब एक सेल क्रिस्टलाइज करेगी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को, तो यहाँ पर ये एक रियलाइज इकोनॉमिक इवेंट बन जाता है और डायरेक्टली आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो जनरल एंट्री कैसे बनेगी बच्चों, देखो जब पैसा हमारे अकाउंट में आता है तो मैसेज आता है क्रेडिट, लेकिन हम लिखेंगे हमारी बुक्स में डेबिट, ठीक है। और हमारे पास में होता है फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लेकर जाएंगे हमारी कैरिंग अमाउंट, और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंसिंग फिगर होगी दैट इज हमारा जो प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया। तो अगर यहाँ पर हमसे ये बोला जाता है कि आपको जब एक इन्वेस्टमेंट है और उसको आपने बेचा, तो बेचने में नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स क्या हो गए, सेलिंग प्राइस में से हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो हमने यहाँ पर डिडक्ट कर लिए। और जो कैरिंग अमाउंट है इनका जो डिफरेंस होता है वो हमें कहाँ शो करना है, वो हमें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो करना होगा। क्लियर हो गया। कैपिटल रिजर्व आपका क्यों यूज होता है बताओ। कैपिटल रिजर्व हमारे पास में यहाँ पर इसके लिए नहीं होगा, किसके लिए होता है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हम यहाँ पर किसके लिए रखेंगे बताओ, जल्दी से बताओ, किसी को याद है कैपिटल रिजर्व, कमेंट सेक्शन में बताओगे। जब कैपिटल प्रॉफिट से हमें यहाँ पर एक रिजर्व बनाना होता है, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस से नहीं, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड एसेट्स को हमने बेचा है, इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, प्रीमियम या फिर इशू, तो उससे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, राइट, तो यहाँ पर तो हमें कैरिंग अमाउंट और नेट डिस्पोजल प्रोसीड से अपना डिफरेंस निकालना होगा, तो वो हमारा किधर जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Which of the following is outside the scope of AS13? Investment in government securities, debentures, mutual funds, lease rights, subsidiary companies. देखो सेबी की ना बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई थी इस बारी कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपको दिखाना ही पड़ेगा AS13 में। तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स टाइप का इवेंट हो गया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जब इन्वेस्टमेंट हमें लीज राइट्स में करनी है, दैट इज फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज क्या होती है, मैंने किसी प्रॉपर्टी को लीज पर लिया और यहाँ पर उसकी जो यूजफुल लाइफ है तब तक इसको अपने पास रखा और इसके ऊपर रेंट दिया और ओनरशिप धीरे धीरे मेरे पास ट्रांसफर हो जाती है। तो इनको हम कहाँ पर कवर कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अंडर कवर करते हैं, जहां पर हम एसेट्स, लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन इन सबको कवर करते हैं और जनरल इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड के स्कोप से बाहर निकाल देते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 यहाँ पर मेंशन करता है कि ये जो है इन्वेस्टमेंट हमारी सब्सिडरीज में, एसोसिएट में, जॉइंट वेंचर्स में, कंसोलिडेशन एस्पेक्ट्स, ये सब कवर की जाती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23, 27 के अंडर, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब तो हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे बताया था ना शेयर्स, डिबेंचर्स, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आपकी आ जाती हैं। तो हमारे पास में AS13 से क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड होती हैं, रिकॉग्निशन हमारे इंटरेस्ट का, डिविडेंड का और रेंटल्स का, जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में रिवेन्यू रिकॉग्निशन में ले जा रहे थे, फाइनेंशियल रीज, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स और लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है, जिनको सेबी या RBI रेगुलेशंस के थ्रू गवर्न किया जा रहा है। आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। A right share is subscribed by the investor to the cost of right share. We must add. तो हमें क्या यहाँ पर ऐड करना चाहिए, तो एक इन्वेस्टर जब अक्वायर करेंगे शेयर्स को राइट इशू के थ्रू, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम क्या लेकर चलते हैं, टोटल कैश आउटफ्लो, ठीक है, जो कि हमारे एसेट को हमारी बुक्स में लेकर आया, मतलब जब मैंने इसको खरीदा तो मेरे हाथ से कैश जाएगा, तो टोटल कैश आउटफ्लो
जो कि हम यहाँ पर अपना लेकर आते हैं जब हमें एक एसेट को अपनी बुक्स में लेकर आना है। एसेट इन, कैश आउट, सिंपल। तो अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। पहला है बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग होल्डिंग। तो इन्वेस्टर जो है वो ऑलरेडी ओन करते हैं शेयर्स को और यहाँ पर एक राइट दी जाती है टू सब्सक्राइब। तो जो कॉस्ट है वो सिंपली क्या है, सब्सक्रिप्शन प्राइस जो हमने कंपनी को पे किया। और बाय बाइंग राइट्स फ्रॉम अदर्स, तो अगर एक इन्वेस्टर यहाँ पर ज्यादा शेयर्स चाहते हैं जितनी उनकी एंटाइटलमेंट है उससे, ठीक है, या फिर वो एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है लेकिन रिनंसिएशन उन्होंने खरीद लिया किसी और से, मतलब मैंने तो यहाँ पर अपनी राइट्स को, जो राइट इशू में मेरी राइट्स थी उनको मैंने रिनाउंस कर दिया, इन्होंने खरीद लिया। तो ऐसे में यहाँ पर इनको दो अमाउंट्स देनी होंगी। पहले तो इन्होंने क्योंकि राइट्स खरीदी है तो परचेज प्राइस हमारी राइट्स का, और दूसरा जो सब्सक्रिप्शन प्राइस था इन शेयर्स का। तो AS 13 में इन दोनों कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर कर हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में शो करते हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि जो कॉस्ट है राइट शेयर की इसमें हम क्या लेकर चलेंगे। तो जो कंपनी को हमने प्राइस पे किया सब्सक्रिप्शन, और जो हमने राइट्स खरीदे यहाँ पर किसी और से वो, तो इन दोनों का प्राइस हमारा ऐड हो जाता है। आगे समझ में? नेक्स्ट आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अक्रूज फ्रॉम डे टू डे। व्हेन परचेजिंग डिबेंचर्स द इंटरेस्ट एलिमेंट पेड टू द सेलर इज। तो यहाँ पर कैपिटलाइज्ड टू इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, डेबिटेड टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट रेवेन्यू नेचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इग्नोर्ड। जब हम एक फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी खरीदते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास में फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी में बॉन्ड हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, तो जो टोटल पेमेंट होती है इसमें दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है कैपिटल पोर्शन, मैंने बताया था कि बॉन्ड आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी दी जाती है, बाकी इंटरेस्ट पेमेंट आप रिसीव करते हो, है ना। तो एक हो गया कैपिटल पोर्शन और एक हो गया रिवेन्यू पोर्शन। रिवेन्यू में क्या आएगा, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट आ जाएगा, और कैपिटल पोर्शन में जो फेस वैल्यू है हमारे बॉन्ड की, डिबेंचर की। तो अब हमें यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल यूज करने हैं, एक प्रिंसिपल सिखाया था मैंने, मैचिंग प्रिंसिपल, राइट। वो जो 2 घंटे की वीडियो है उसमें ये सभी चीजें सिखाई हैं। तो जो इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं ऑन अ डिबेंचर, वो यहाँ पर किसको बिलोंग करता है, जो भी होल्ड कर रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू डेट पर, जिसके पास में ये बॉन्ड या डिबेंचर होगा उसी को इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जो सेलर है वो होल्ड करता है डिबेंचर को फॉर अ पार्ट ऑफ पीरियड। तो यहाँ पर देखो, एक कंपनी है ए, इसने एक बॉन्ड इशू किया, इसने ये बॉन्ड जो है यहाँ पर मिस्टर एक्स को बेचा, मिस्टर एक्स ने वाई को दे दिया। अब यहाँ पर ए कंपनी क्योंकि ये देखेगी बॉन्ड किसके पास है उसे इंटरेस्ट पे करेगी, लेकिन अब इसमें कुछ हक यहाँ पर मिस्टर एक्स का भी था, जो हमने पुराने क्वेश्चन में देखा कि किस तरीके से हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड होता है। तो इनको तो वो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जब कोई बायर पे करता है सेलर को, बायर कौन था, वाई था, सेलर कौन है, एक्स था। तो यहाँ पर हमारे पास में कॉस्ट ऑफ एसेट में हम अक्रूड इंटरेस्ट को नहीं लेकर जाते हैं, प्री पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह है। कंपनी यहाँ पर एक्चुअली अगर पे कर रही है 6 महीने का इंटरेस्ट टू द बायर, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा है, 6 महीने का इंटरेस्ट पे करा है कंपनी ने टू द बायर, और जो बायर है वो एंटायर अमाउंट को अपने इंटरेस्ट अकाउंट में शो करेगा। डेबिट एंट्री हमारी जो बनती है वो यहाँ पर ऑफसेट कर देगी सेलर के शेयर को, मैंने आपको सिखाया था ना। तो मान लो इन्वेस्टमेंट आपके डिवेंचर में हुई तो वो अमाउंट डेबिट हो गई, कैपिटल पोर्शन आपका जो था, लेट अस से 100 रुपए का आपका इंटरेस्ट कैपिटल था, फेस वैल्यू प्रिंसिपल 10 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 100 रुपए तो डेबिट कर दिए हमने हमारे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट में। इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे हम यहाँ पर 10 रुपए से, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम यहाँ पर कितने रुपीज से, यहाँ पर आपका 110 रुपीज से। समझ में आ गया? तो अगर आप डिबेंचर बाई करोगे तो आपकी बुक कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। तो अब आप क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अक्रूज फ्रॉम डे टू डे। ऑफ कोर्स जब हमने डिबेंचर पे करा तो जो इंटरेस्ट एलिमेंट हमने सेलर को दिया है उसको हम क्या दिखाएंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट में, जैसा भी मैंने एंट्री आपको बनाकर दिखाई।
तो किसी भी कम इंटरेस्ट परचेज में जो पेमेंट है वो स्प्लिट हो जाएगी, एक कैपिटल पोर्शन, एक रेवेन्यू पोर्शन। कैपिटल पोर्शन आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, रेवेन्यू पोर्शन आपका इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाई करते हैं द राइट टू रिसीव दिस फुल इंटरेस्ट। तो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट की थी ना, मैंने आपको डिविडेंड वाले में भी दिखाया था और मैंने आपको इंटरेस्ट वाले में भी दिखाया था, दोनों जगह ये चीज समझाई थी। If there is a decline in the value of long-term investment which is other than temporary, the reduction in carrying amount is charged to revaluation reserve, profit and loss account, investment fluctuation fund, general reserve, capital reserve। बताओ क्या होगा? देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम क्या देखते हैं कि इनको भाई कॉस्ट पर लेकर जाना है, लेकिन अगर वैल्यू यहाँ पर डिक्लाइन हो गई तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपनी रूटीन मार्केट फ्लक्चुएशन को तो ऑल दो नहीं लेकर जा रहे, लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास अदर देन टेम्पररी है, मतलब कि डिमिनिशन हुआ है, बताया था मैंने, तो ऐसी सिचुएशन में हमको यहाँ पर एसेट जो है उसमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपनी बुक्स को। तो ऐसी सिचुएशन में कैरिंग अमाउंट हमें रिड्यूस करनी होती है और लॉसेस को रिकॉग्नाइज करना होता है। तो वो जो रिडक्शन हुआ है उसको क्या बोल सकती हूँ मैं, इम्पेयरमेंट, और इम्पेयरमेंट हमारे लॉस में जाएगा। ठीक है, अब की फैक्टर्स क्या है अदर देन टेम्पररी हमारे पास में? तो देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी बोलता है कि हमारे पास में जब हमें ये देखना है कि भाई मेरा जो ये डिक्लाइन हुआ वैल्यू में ये टेम्पररी है या अदर देन टेम्पररी है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो अगर यहाँ पर एक डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी है, उसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टी के एसेट्स और उनका रिजल्ट क्या है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, और किस एक्सटेंट तक जो इन्वेस्टी की नेटवर्थ है वो इरोड हो चुकी है। समझ में आ गया? तो इन सारी चीजों से हमें ये पता चलता है इन्वेस्टी कौन है। इन्वेस्टी कौन है? इन्वेस्टर हो गया जिसने इन्वेस्ट करा, इन्वेस्टी है जिसको ये रिसीव हुई है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है ये? इंडियन AS 109, सॉरी यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। तो इंड AS 109, how a transaction cost treated for a financial asset classified as fair value through profit or loss। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस तरीके से हम अंडर इंड AS 109 इनको ट्रीट करेंगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को। देखो, AS 13 था अपन का बच्चा नन्ना सा, जो क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उनको कैपिटलाइज कर लो, ऐड कर लो इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन इंड AS यहाँ पर बड़ा हो चुका है, ये थोड़ा सॉफ्ट कम है, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक डिफरेंट ट्रीटमेंट बताता है। ये कहता है इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। पहली कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, जिसमें कि एसेट्स को आप टिपिकली हेल्ड कर रख रहे हो ट्रेडिंग के लिए, और बिकॉज इनको आप मेजर करोगे फेयर वैल्यू पर, तो जो भी चेंजेस होंगे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। इंड AS 109 में ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी एक्सपेंस की जाएगी इमीडिएटली, उनको इनिशियल कैरिंग अमाउंट में ऐड नहीं करोगे। दूसरा हमारे पास कैटेगरी आती है अमोर्टाइज्ड। यहाँ पर मेन क्या है कि अगर आपके पास में FTPL है तो ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है इनको एक्सपेंस दिखा रहे हो, और बाकी जो हमारे पास अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है उनको आप क्या करोगे, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स। तो इसको आप यहाँ पर अगर इस तरह से क्लासिफाई कर रहे हो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या फेयर वैल्यू के थ्रू, तो इनको ऐड कर दोगे इनिशियल फेयर वैल्यू में जिसको आपने कैपिटलाइज करा था। ठीक है, तो अगर हम बात करें FTPL आपका फेयर वैल्यू पर मेजरमेंट होती है, एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या फिर आपकी फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, तो इन दोनों को आप ऐड करते हो, राइट, और FPTL को आप एक्सपेंस की तरह शो करोगे। तो आंसर क्या बनेगा बताओ? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्सपेंस इमीडिएटली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट है आर एडेड, और इंड AS 9 के अंदर फॉर एसेट्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर एक्सपेंस इमीडिएटली। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होती हैं तो हम थोड़ा इनको अलग तरह से प्यार से ट्रीट कर रहे होते हैं, है ना। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ABC लिमिटेड इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स में XYZ लिमिटेड के। एक ABC कंपनी है
इसने इन्वेस्ट करा XYZ लिमिटेड में लॉन्ग टर्म के लिए, स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए, ना कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होता है आपका HFT, मतलब कि यहाँ पर आपने 90 दिन तक इसको रखा हुआ है कि भाई इसको बेचना है, जल्द से जल्द प्रॉफिट कमाना है। अंडर इंड AS 109 ABC लिमिटेड एक इररिवोकेबल इलेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं ताकि क्लासिफाई करें इनको फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। Where will the dividends from these shares be recognized? अब दोबारा से हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे हमारे प्यारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 की। तो ये बच्चे बोलते हैं कि जब एंटिटी आपकी इररिवोकेबल इलेक्शन कर रही है, रिवोकेबल का मतलब होता है टू कैंसिल और अमेंड, ठीक है। इररिवोकेबल दैट कैन नॉट बी अमेंडेड, मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ना उसे आप कैंसिल कर सकते हो। तो हमारे पास में रूल्स थोड़े अलग हैं। फेयर वैल्यू चेंज अगर हो रही है, कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है मार्केट प्राइस में हमारे शेयर्स का, तो उसको OCI में ले जाओगे। और ये जो लॉसेस या गेन्स हैं ये रिसाइकल नहीं होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नहीं होते, ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट हमने सेल की। अब आती है डिविडेंड। तो डिस्पाइट द फेयर वैल्यू चेंज हमारे OCI में डिविडेंड हम रिसीव करते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट से जिनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो जो डिविडेंड है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में और रिप्रेजेंट करते हैं एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो एंटिटी की राइट है टू रिसीव पेमेंट वो एस्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें याद करनी है। अगर हमारे पास में FVTPL है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाते हैं हमारे फेयर वैल्यू के चेंजेस, हमारे डिविडेंड्स दोनों को, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस शो करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, तो ऐसे में हम OCI में हमारे फेयर वैल्यू को लेकर जाएंगे, डिविडेंड्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएंगे, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उन्हें हम कैपिटलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर एक एंटिटी चूज कर रही है फेयर वैल्यू मॉडल, इसके लिए मेजरमेंट के लिए किसका, आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन। तो जब हमारे पास एक गेन हो रहा है जो कि फेयर वैल्यू हमारी रिकॉग्नाइज करने से होगा, तो उसे हमें कहाँ शो करना है। देखो हमें यहाँ पर दो अपने अलग अलग वो लगाने हैं, एक है इंड AS 40, एक है इंड AS 60। क्या हमने दोनों पढ़े हैं? हमने ये बहुत डिपेंडेंटली पढ़ा है, ये हमारा उतना नहीं कवर्ड है। ऑफ कोर्स एग्जाम में इस पर से क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक के अंडर आ सकता है। वैसे तो देखो कुछ बच्चे यहाँ पर ना, चलो आज एक और अच्छी चीज यहाँ पर ना इस टॉपिक से आ जाती है। सो आपके पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल रखे हैं सेबी ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू, ठीक है, और उसमें यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं जिनमें से एक है इन्वेस्टमेंट। अगर इंड AS को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज सेबी को करना ही होता तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट में आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन सबको अलग अलग देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले नाम दिए हैं। इसीलिए यहाँ से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदरवाइज क्वेश्चन सारे यहाँ से आते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला अरे मैम आपने तो केवल AS करा रखा है, इंड AS से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। मैम को पता है कब क्या कराना है, फेज 1 में जो कराया वो पेपर में आया, फेज 2 में क्या आएगा वो भी मुझे पता है, कहाँ तक आ सकता है वो भी मुझे पता है, अपने एक्सपीरियंस से ही करा रही हूँ, तो थोड़ा भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना रहा है ये तो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर को और भगवान को, दो लोगों को ही पता होता है। चलो एनीवेज अब आ जाते हैं। तो इंड AS 40 में हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इंड AS 16 में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। अब इंड AS 40 यहाँ पर हमारे पास में एक एंटिटी है जो कि फेयर वैल्यू मॉडल यूज करती है, और अगर कोई भी गेन या लॉस हमें हो रहा है क्योंकि हमारी फेयर वैल्यू में चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के, तो उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होता है। लेकिन इंड AS 16 थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बात करता है, यहाँ पर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा हमारे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो स्टैंडर्ड यहाँ पर जो वैल्यू चेंज हुआ रियलाइज या अनरियलाइज इकोनॉमिक गेन से, वो हमारे ईयर की परफॉर्मेंस के साथ में रेलेवेंट रखता है।
अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन की बात करें तो अगर फेयर वैल्यू मॉडल हमने चूज किया है तो एंटिटी पर आप कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर इंड AS 40। ठीक है, जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट है वो केवल यहाँ पर कंजम्पशन बता रहा है एसेट की वैल्यू का। समझ में आ गया? तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं आपसे ओनर ऑक्यूपाइड, अगर की टर्म आपके पास एग्जाम में क्या आई है, ओनर ऑक्यूपाइड एसेट है, तो इंड AS 16 की बात हो रही है। इंड AS 16 में हम रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं और वैल्यूएशन को OCI में रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर मैं आपसे बोलूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर इंड AS 40 के साथ में जाएंगे जो कि आपकी फेयर वैल्यू मॉडल यूज करेगी और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे जो भी वैल्यूएशन है वो रिकॉग्नाइज होते हैं। अगर मैं बोलूं प्रॉपर्टी के नाम पर इन्वेंट्री करेंट इन्वेस्टमेंट, तो इंड AS 2 को फॉलो करोगे और यहाँ पर लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये आप चेक कर लेते हो और इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हो। समझ में आ गया? क्वेश्चंस क्वालिटी के हैं, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस, समझ में आ रहे हैं? आई होप यहाँ पर जिन लोगों के डाउट्स थे कि मैम पेपर जितना पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, फ्री क्लासेस हैं, तो अभी आई थिंक वो सारे डाउट्स खत्म हो जाने चाहिए। OCI रिवैल्यूएशन गेन्स जो है वो आपके OCI में जाएंगे, इंड AS 40 फेयर वैल्यू गेन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। अंडर इंड AS 109 which of the following is the basis for classifying debt instruments like bonds, debentures at amortized cost? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंड AS 109 में जो क्लासिफिकेशन होता है डेट इंस्ट्रूमेंट का, वो हमें दो स्पेसिफिक टेस्ट लेने हैं। ठीक है, तो अगर एक एसेट को हमें मेजर करना है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर, तो इसको हमारी दो कंडीशंस फॉलो करनी होंगी और दोनों की दोनों, ठीक है, कोई एक नहीं। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, जिसमें कि हम जाते हैं सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, लिखते जाना जो जो चीजें बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म होती है फाइनेंशियल एसेट की, वो एक स्पेसिफाइड डेट्स पर कैश फ्लोस को यहाँ पर राइज कर देती हैं, जो कि हमारी सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के साथ जाती हैं ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अब बिजनेस मॉडल टेस्ट में क्या होगा, जो फाइनेंशियल एसेट है वो हमारे एक बिजनेस मॉडल में हमने रखा हुआ है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि इन फाइनेंशियल एसेट्स को होल्ड करो और कलेक्ट करो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। कुछ समझ नहीं आया, मैं एक और बार समझाती हूँ, रुको। देखो एग्जाम्पल लेते हैं एक अच्छा सा, ठीक है। तो ऐसा समझो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे पास एक गवर्नमेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर जो कैश फ्लो होंगे वो कैसे होंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। अब बिजनेस मॉडल अगर हम यूज करते हैं तो इसको मैच्योरिटी तक रखेंगे ताकि हमें इंटरेस्ट मिलता रहे और फिर प्रिंसिपल भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये हमारा SPPI को फॉलो कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है। बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है, यस। देखो कैसे यहाँ पर SPPI क्या बोलता है, SPPI के अंडर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं हमारे फाइनेंशियल एसेट की, जो कि हमारी स्पेसिफाइड डेट्स पर अराइज होती हैं। देखो जैसे अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल मुझे कब मिलेगा एक बॉन्ड पर, जब ये मैच्योर हो जाएगा। फिक्स पेमेंट्स हैं, लेकिन ये भी मुझे एनुअल सेमी एनुअल जो भी डिसाइडेड है अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो जो फाइनेंशियल एसेट है उसमें स्पेसिफाइड डेट्स पर कैश फ्लो हमारे अराइज होते हैं, तो ये आता है आपका SPPI के अंडर। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, क्रेडिट रिस्क को, लैंडिंग रिस्क हमारा है, प्रॉफिट मार्जिन है, इन सब को करेक्ट करता है। तो इसीलिए हम SPPI में इन सब को इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर आपके कैश फ्लो मान लो किसी शेयर से रिलेटेड है या किसी कमोडिटी से या इंडाइसेस से, ठीक है, तो अब आप खुद बताओ, यहाँ पर ये तो चेंज होते रहते हैं, किसी स्पेसिफिक डेट पर किसी शेयर का क्या प्राइस होगा ये तो आप नहीं बता सकते। तो इसीलिए ये आपके SPPI को जो टेस्ट है उसको फेल कर देते हैं। और बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या कहता है, बिजनेस, देखो इस पर तो क्वेश्चन आना वैसे बिल्कुल ही नेग्लिजिबल चांसेस हैं, बट ऑफ कोर्स इंड AS 40 से अगर एक क्वेश्चन बन गया तो वो एक क्वेश्चन भी आप कर पाओ। आप आकर मुझे ये बोलो मैम वो एक क्वेश्चन किसी ने नहीं करा रखा था, आपने वो भी करा दिया, तो 5 मिनट का टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, पढ़ लेते हैं। तो बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या है, ये जो एसेट है ये हमारा विद इन अ बिजनेस मॉडल हम होल्ड कर रखते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल एसेट्स को आपको होल्ड करना है
ताकि आप कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज को कलेक्ट कर पाओ। ठीक है, चलो बस इतना ही समझ लो अभी कि होल्ड करेंगे हम कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज को, और यहाँ पर ये सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जब हम यहाँ पर अपना फाइनेंशियल एसेट्स का इम्पेयरमेंट देखते हैं, जैसे कि लोन या इन्वेस्टमेंट किया हमने डेट में, इंड AS 109 कौन से मॉडल को फॉलो करता है? देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल यूज होता है। पहले हम यहाँ पर एक इनकर्ड लॉस मॉडल यूज कर रहे थे, जिसमें कि एक एंटिटी को वेट करना होता था कि कोई ट्रिगर इवेंट, जैसे कि पेमेंट डिफॉल्ट हो गया, तब वो किसी लॉस को रिकॉग्नाइज करते थे। ठीक है, लेकिन जो ECL होता है, ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, ये फॉरवर्ड लुकिंग है। ये देखता है कि एक एंटिटी अगर ये फील कर रही है कि भाई फ्यूचर में लॉस हो सकता है, ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को यहाँ पर अपना लॉस अलाउंस को रिकॉग्नाइज करती है। हो सकता है एक्चुअल में डिफॉल्ट नहीं किया किसी ने पेमेंट पर, लेकिन मैंने उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया, और अगर यहाँ पर सच में ऐसा हो गया कि भाई लॉस हो जाता है, तो हम इसी अमाउंट को यूज कर लेते हैं। तो ये हिस्टोरिकल डेटा, करंट कंडीशन और फोरकास्ट लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेज अप्रोच होती है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। पहली है परफॉर्मिंग एसेट, जिसमें कि 12 महीने का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लेकर चलते हैं। दूसरा है स्टेज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, जिसमें लाइफ टाइम ECL रिकॉग्नाइज करते हैं। और तीसरा है क्रेडिट इम्पेयर्ड डिफॉल्टेड, जिसमें लाइफ टाइम ECL रिकॉग्नाइज करते हैं और इंटरेस्ट हमारी कैरिंग अमाउंट पर। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि अगर इम्पेयरमेंट हो रहा है तो इंड AS 9 हमें कौन सा मॉडल यूज करने के लिए बोलता है? तो ये बोलता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो था वो इनकर्ड लॉस मॉडल की बात करता था, लेकिन इंड AS 109 एक्सपेक्टेड लॉस क्रेडिट लॉस, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, मुझे याद है। ठीक है, तो तीनों स्टेजेस भी मैंने आपको पढ़ाई है। जिसको नहीं पढ़ा है प्लीज जाकर एक बार ये वाली क्लास देख लेना, तो आपको मिल जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में ही। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस वर्ड, इट डजंट, आई रियली डोंट केयर if I'm teaching on YouTube or if I'm teaching on some platform जो कि यहाँ पर आपका paid and everything, मैं आपको जैसे भी पढ़ाऊंगी अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश करूंगी, और मैं डिफरेंशिएट नहीं करती हूँ। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ जैसे थ्रू कोर्सेज, तो वो हमारे नोट्स हैं, राइट। ये वाली क्लासेस की PDF हो गई, मॉक टेस्ट हो गए, ई बुक्स हो गई, तो वो जो चीजें मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं क्लियरली बता रही हूँ कि वो पेड में ही मिलेंगी। जो चीजें फ्री में है वो फ्री में है, जैसे कि आपकी यूट्यूब की क्लासेस। ओके, और यूट्यूब पर जो क्लासेस होती हैं वही क्लासेस पेड बच्चों के लिए भी होती है, वो लोग भी यूट्यूब पर ही देखते हैं, कोई अलग से मैं उनको वीडियोस नहीं दे रही हूँ। वरना अगर आपको भरोसा नहीं हो तो टेलीग्राम पर पूछ भी सकते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।